हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक और नॉन फिक्शन टॉपिक, दैट इज इंडिया अगेन बाय वेरी पॉपुलर ब्रिटिश राइटर E.M. Forster, the writer who was very fond of our country India. As I told you in the previous video too, कि we are supposed to cover the full text as much as possible because this is a subjective exam, and we will also discuss how can you write your answer in exam. ये नॉन फिक्शन टॉपिक बहुत ही बड़ा है, तो हम इसको दो पार्ट्स में कवर करने वाले हैं. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1951 इन द कलेक्शन टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी. E.M. Forster इज द राइटर दैट यू ऑलरेडी नो. राइटर के बारे में थोड़ा सा जानना हमेशा ही अच्छा रहता है. लाइफ स्पैन ज़रूर देखिए, कहाँ से बिलोंग करते थे वो ज़रूर देखिए. कुछ मेजर वर्क्स: रूम विद अ व्यू, हॉवर्ड्स एंड एंड पैसेज टू इंडिया, जिसकी वजह से वो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं. 1924 की ये नावल है और बहुत ही खूबसूरत नावल है. शोज दी फ्रेंडशिप प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ ब्रिटिश एंड एन इंडियन. इंडिया के लोग, इंडिया का कल्चर, ये सब कुछ फॉस्टर को बहुत ही पसंद था. ऑल्दो वो ये जानते थे कि कुछ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं जो कि जिन पर काम किया जा सकता है. वही एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट और क्या क्या उन्हें इंडिया में आने के बाद लगा कि उसके कल्चर में ऐसा क्या है जो बहुत ही खूबसूरत है, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको अगर बदला जाए तो इंडिया विल बी अ बेटर सिविलाइजेशन. उसी बारे में बात की गई है इस पूरे एसे में. तो 1945 में जो उनका विजिट था इंडिया का, उस विजिट के बाद उन्होंने ये ऐसे लिखा, काइंड ऑफ अ मेमोर वी कैन से, उस विजिट के बारे में जो कुछ भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, इंडिया के लोग, इंडिया की सिविलाइजेशन, और जिस कॉन्फ्रेंस में उन्हें बुलाया गया था, लोगों का व्यू पॉइंट E.M. फॉस्टर के लिए कैसा था, सब कुछ उन्होंने एनालाइज किया और इस ऐसे में लिख दिया. इससे पहले 1912-13 के अराउंड उन्होंने इंडिया को विजिट किया था, और उसके बाद 1920s में दिस वाज द थर्ड विजिट ऑफ हिम इन इंडिया. He was in India to attend a PEN International Conference. PEN stands for Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists. शुरुआत के पार्ट में तो वो अपनी इमेजरी लैंग्वेज के थ्रू इंडिया की इमेज क्रिएट करते हैं रीडर्स के माइंड में. देखिए किस किस तरीके से अपनी इमेजरी को बहुत ही ब्यूटिफाई करते हैं. इट वॉज अ डल कोल्ड फ्राइडे मॉर्निंग इन अक्टूबर 1945 व्हेन आई लेफ्ट इंग्लैंड. इंग्लैंड से चले. 2 days later on the Sunday afternoon I was in India. Below me lay the desert of Rajputana baked by the sun. देखिए कितनी अच्छी से इंडिया की गर्मी को इलेबोरेट कर रहे हैं. तो ऐसा लग रहा था कि डेजर्ट इज बेक्ड बाय सन एंड ब्लॉच्ड विद द शेडोज ऑफ क्लाउड्स. क्लाउड्स की शेडो और एक बेक्ड डेजर्ट, इस तरीके की इमेजरी उन्होंने क्रिएट की है इन द माइंड्स ऑफ रीडर. अपने प्लेन के बारे में वो बताते हैं. प्लेन केम डाउन फॉर हाफ एन आवर नियर द ड्रैगन शेप्ड फोर्ट ऑफ जोधपुर. जोधपुर के एक फोर्ट के पास आकर प्लेन कुछ देर के लिए रुका. देन टुक ऑफ अगेन एंड इट वाज दिल्ली. दिल्ली जो कि उस टाइम तक कैपिटल बन चुकी थी. आई फेल डेज, थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई बिकॉज मे बी दे वर ट्रैवलिंग सो फास्ट दैट दे वर अहेड ऑफ द शेड्यूल, और कोई लेने नहीं आया था. सडनली शायद अपने आप को उन्होंने एक टोंगा में पाया. सडनली वेरी स्लो इंस्टेड ऑफ वेरी क्विक we jogged in a tonga through the Delhi bazaars. और लगेज इन फ्रंट, हमारा लगेज आगे था और हमारे पैर पीछे लटके हुए थे. डस्ट थी, सन सेटिंग हो रही थी, स्मोक था, और ऐसा लग रहा था कि शायद शॉप्स बंद होने का टाइम आ चुका है. अंधेरा हो चुका था. ऐसा लगा E.M. फॉस्टर को कि रास्ता भूल गए. लेकिन एक अननोन इंडियन उन्हें रिसीव करने के लिए आया. एंड नेक्स्ट डे ही फाउंड हिमसेल्फ विजिटिंग द ग्रेट मॉस्क ऑफ इंडिया, द ग्रेट मॉस्क ऑफ दिल्ली, जामा मस्जिद. और बहुत ही थैंकफुलनेस से उनका हार्ट फिल हो गया. मे बी ही वॉज फीलिंग डिवाइन इन अ रिलीजियस प्लेस ऑफ इंडिया. स्काई का डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है, काइट्स का डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है, दिल्ली की सैंड का डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है, दिल्ली की गर्मी, वार्म थ्रू द सोल्स ऑफ माई सॉक्स. और उन्हें ऐसा लगा कि अपने इस फेवरेट प्लेस पर, फेवरेट कंट्री में आ गए हैं जहाँ से वो 25 साल एब्सेंट रहे. Actually such a beautiful place. I told you कि he was here for the PEN meeting. I was bound for a conference of Indian writers. The All India Center of the PEN club had invited us. The people I was to meet were nearly all Indians of the
प्रोफेसर क्लासेस, डॉक्टर्स, लॉयर्स, पब्लिक सर्वेंट्स, प्रोफेसर्स एट द यूनिवर्सिटी, बिजनेसमैन। बिल्कुल इंडिया का हाई प्रोफाइल क्राउड था वहां पर। मेनी ऑफ देम वर ओल्ड फ्रेंड्स और द सन्स ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स, क्योंकि पहले भी 2 बार इंडिया विजिट कर चुके थे इएन फॉस्टर, तो ही न्यू मेनी ऑफ देम। दे वर व्हाट इज टर्म्ड इंटेलेक्चुअल्स। इन सब लोगों को कंबाइन करें तो इंटेलेक्चुअल्स कह सकते हैं। मे बी यही लाइन आपको आ जाए एग्जाम्स में और आपको इसी को डिस्क्राइब करना हो। And they lived in towns. I did not see much of the countryside nor of the industrial conditions. तो वो कहते हैं कि मैंने तो बस हाई प्रोफाइल लोगों को ही देखा, कंट्री साइड यानी कि विलेजेस और इंडस्ट्रियल एरियाज को नहीं देखा। I met a few Englishmen but not many and have often looked round a crowded room and observed I was the only westerner. उन्हें ये फील हो जाता है बार बार कि ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ही वेस्टर्न पर्सन हूँ यहाँ पर सभी इंडियन से। यही मेरी पहचान है और कह सकें तो यही एट प्रेजेंट मेरी लिमिटेशन है। अपनी लिमिटेशन उन्होंने क्यों कहा? बिकॉज ही वॉज दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन माइनॉरिटी एंड रेस्ट ऑफ देम वर इंडियंस मेजॉरिटी। जनरली आपको जेपीएससी के एग्जाम में प्रोज में से टेक्स्ट आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, बट यू नेवर नो, क्या पता आपको कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको किसी प्रोज में से ही टॉपिक को एक्सप्लेन करना हो। तो एक काफ़ी अच्छा टॉपिक जो यहाँ से हो सकता है कि एक बिग चेंज उन्होंने पॉलिटिक्स में नोटिस किया, ऐसा क्यों कहा? तो देखते हैं ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि उन्होंने पॉलिटिक्स में एक चेंज नोटिस किया। He said कि the big change I noticed was the increased interest in politics. You cannot understand the modern Indians unless you realize that politics occupy them passionately and constantly, that artistic problems and even social problems, yes, and even economic problems are subsidiary. तो पॉलिटिक्स तो एक ऐसा हॉट टॉपिक है इंडिया में जिसके सामने कोई भी और आर्टिस्टिक प्रॉब्लम, कोई भी और सोशल प्रॉब्लम, कोई भी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम छोटी पड़ जाती हैं। Their attitude is, first we must find the correct political situation and then we can deal with the other matters. तो पहले हमें पॉलिटिक्स को डिस्कस करना है, पॉलिटिक्स सॉल्यूशंस चाहिए, उसके बाद कुछ और डिस्कस करेंगे। और क्या मानना था इस बारे में ईएम फॉस्टर का? उन्हें लगा कि ये एटीट्यूड ठीक नहीं है, दिस इज अनसाउंड, अनयूज्ड टू से सो, स्टिल दे इट इज। तो मैं यही बात मानता था कि ये एटीट्यूड की सिर्फ पॉलिटिक्स पर आपको ध्यान देना है, सही नहीं है, यही मैं कहता रहा। एंड दे होल्ड इट मच मोर वेमेंटली देन दे डिड अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी अगो। यही बात मैंने की थी आपसे पहले भी कि क्वार्टर ऑफ सेंचुरी अगो यानी कि 1920s का उनका जो विजिट था उसके बारे में याद करते हैं कि तब लोग इतने पॉलिटिकली कॉन्शियस नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा हो गए। मे बी 1940s एक ऐसा पीरियड था जब बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट्स हो रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और क्विट इंडिया मोमेंट्स एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन इन इंडिया। गांधी जी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था पूरे इंडिया पर एंड पीपल वर बीइंग इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। सो ही सेज कि व्हेन आई स्पोक अबाउट द नेसेसिटी ऑफ फॉर्म इन लिटरेचर, मैं तो एक लिटरेरी कॉन्फ्रेंस में गया था, लिटरेचर के बारे में बोलना शुरू किया और लगा कि ऐसा कि लोगों को कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। देयर अटेंशन वॉन्डर्ड, ऐसा लगा कि इधर उधर देख रहे हैं, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है। ऑल्दो दे लिसन्ड पोलाइटली, ठीक है, आई वॉज अ ब्रिटिशर, आई वॉज अ विजिटर, तो मुझे रिस्पेक्ट दी और मुझे सुन लिया, राइट, बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड मच। लिटरेचर इन देयर व्यू शुड एक्सपाउंड और इंस्पायर अ पॉलिटिकल क्रीड। वो लोग लिटरेचर को लेकर भी उतने ही एंशियस थे कि अगर लिटरेचर है भी तो उसमें भी पॉलिटिकल टोन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो बात की इंडिया के पॉलिटिकल व्यूज़ की। इंडिया एक्सटर्नली कितना चेंज हुआ है? नहीं, वो कहते हैं एक्सटर्नली द प्लेस इज नॉट चेंज्ड, इट लुक्स मच एज इट डिड फ्रॉम द ट्रेन। ट्रेन से जैसा दिखता था ना वैसा ही है। आउटसाइड द कैरेज विंडोज द रादर डर्टी विंडोज, ये वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं ब्रैकेट में, आई हैव नॉट एडेड इट। इट अनरोल्स एज बिफोर, monotonous, enigmatic and at moments sinister। तो इंडिया का लैंडस्केप थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा रहस्यमयी है और थोड़ा सिनिस्टर है। And in some long motor drives which I took through the Deccan, there were the same combinations of hill, rock, bushes, ruins, dusty people and occasional yellow flowers which I encountered when I walked on the soil in my youth।
आज से 25 साल पहले आए थे, कहते हैं जब अपने यूथ में मैं यहाँ पर आया था यही सब था, हिल, रॉक, बुशेस, ruins, डस्टी पीपल, डस्टी रोड्स और कुछ येलो फ्लावर्स जो कि इंडिया में लगभग हर जगह ही पाए जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ही इज टॉकिंग अबाउट गेंदे का फूल। इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है और लगभग हर जगह पाया जाता है। दिस marigold is actually every time found in India, can be found anywhere. एक बात वो कहते हैं, देयर इज स्टिल पॉवर्टी एंड सिंस आई एम ओल्डर टुडे एंड मोर थॉटफुल, जैसे जैसे भी कोई ओल्ड होता जाता है थॉट प्रोसेस बेटर होता चला जाता है। इट इज द पॉवर्टी, द malnutrition which persists like a groundswell beneath the pleasant front of my immediate experience. तो जैसे ही मुझे इंडिया को देखकर थोड़ा सा प्लेजेंट फील होने लगता है, आई सी कि इंडिया अभी भी कितना पुअर है, लोग कितने ज़्यादा मॉल न्यूट्रिशन है, लोगों को खाना भी ठीक से नहीं मिलता। आई डू नॉट नो व्हाट पॉलिटिकल सोल्यूशन इज करेक्ट, तो इसके लिए अब क्या पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए, बट आई डू नो दैट पीपल ऑट नॉट टू बी सो पुअर एंड to look so ill that rats ought not to run about them as I saw them doing in a labor camp at Bombay. तो कहते हैं कि इंडिया के लोग जितने पुअर हैं और जैसे दिखते हैं, जितने इल दिखते हैं, वो कम से कम नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल सॉल्यूशन उसके लिए अप्लाई किया जाए। सो दिस इज समथिंग कि जब भी मैं प्लेजेंट फील करना शुरू करता हूँ, आई सी दिस काइंड ऑफ साइड्स ऑफ द पुअर पीपल ऑफ द पॉवर्टी ऑफ इंडिया। और ऐसा ही मुझे एक लेबर कैंप में फील हुआ विच वॉज सिचुएटेड इन बॉम्बे, नाउ मुंबई। आफ्टर दैट ही टॉक्स अबाउट द इंडस्ट्रियलिज्म ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियलिज्म इंडिया में उतने लेवल पर नहीं आया था जितने लेवल पर आज है। इंडस्ट्रियलिज्म हैज इंक्रीज दो इट डज नॉट डोमिनेट द लैंडस्केप येट एज इट डज इन द वेस्ट। तो ही सेज कि वेस्टर्न कंट्रीज में तो इंडस्ट्रियलिज्म इतना ज़्यादा आ चुका है कि ऐसा लगता है कि फैक्ट्रीज की लोकेशन ने, इंडस्ट्रीज की, मिल्स की लोकेशन ने लैंडस्केप्स को पीछे छोड़ दिया है, लैंडस्केप्स को कवर कर लिया है, नेचर को कवर कर लिया है। You can see the chimneys of the cotton mill at Ahmedabad, गुजरात की बात कर रहे हैं वो, but you can see its musks too. तो अहमदाबाद में आपको कॉटन मिल्स की चिमनीज मिल जाएंगी अलग अलग जगह, हर जगह, लेकिन मस्क अभी भी नजर आती हैं। You can see little factories near Calcutta, but they are tucked away among bananas and palms, and the one I have in mind has an enormous tree overhanging it, in whose branches a witch is said to sit, and from whose branches huge fruit occasionally fall and hit the corrugated iron roofs with a bang, so that factory hands jump. तो कहते हैं कि मैंने अहमदाबाद में फैक्ट्रीज देखी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी और लैंडस्केप को या किसी और प्लेस को ओवरपावर कर लिया। कैलकाटा में भी फैक्ट्रीज देखी हैं, लेकिन फैक्ट्री की लोकेशन से ज़्यादा मुझे याद है बनाना और पाम की लोकेशन, बड़े बड़े ट्रीज़ की लोकेशन। ऐसे ट्रीज़ की कहानियों के हिसाब से उनमें अभी भी विचेस बैठती हैं और ये ट्रीज़, ये मास्क अभी भी ओवरपावर कर रहे हैं इंडिया को। तो इंडिया के लैंडस्केप को वहाँ की इंडस्ट्री ने अभी भी डोमिनेट करना शुरू नहीं किया है। तो वो कहते हैं कि नहीं, एक्सटर्नली इंडिया चेंज नहीं हुआ है, ऑल दो थोड़ी इंडस्ट्रीज आ गई, लेकिन दैट इज नॉट अ मेजर चेंज। एंड दिस चेंजलेसनेस, कितना अच्छा वर्ड है, चेंजलेसनेस इन हर, यानी कि इंडिया, इज कॉल्ड बाय सम ऑब्जर्वर द रियल इंडिया। इंडिया जैसा था वैसा ही है, यही तो असली इंडिया है। आई डोंट माइंड माई सेल्फ लाइक द फ्रेज द रियल इंडिया, आई सस्पेक्टेड। अब वो कहते हैं कि रियल इंडिया, ये क्या मुझे पसंद है ये फ्रेज, आई सस्पेक्टेड। इट ऑलवेज मेक्स मी प्रिक अप माई ईयर्स, बट यू कैन यूज इट इफ यू वॉन्ट टू, ईदर फॉर द चेंजेस इन हर और फॉर द अनचेंज्ड। रियल इज एट द सर्विस ऑफ ऑल स्कूल्स ऑफ थॉट। तो रियल वर्ड जब हम किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं ना, तो इट कैन बी अ नेगेटिव, इट कैन बी अ पॉजिटिव थिंग, दोनों ही हो सकते हैं। रियल का मतलब है कि जैसा था वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं आया। अब बदलाव ना आना भी तो अपने आप में एक नेगेटिविटी है। वो कह रहे हैं कि ये नेगेटिविटी मुझे नहीं पता मुझे पसंद है या नहीं है, बट मुझे इंडिया जैसा था वैसा ही पसंद है, थोड़ा सा अनचेंज्ड ही रहे, इंडस्ट्रियलिज्म का ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए, सिविलाइजेशन का ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए,
प्लेस की इनोसेंस और लोगों की इनोसेंस दोनों बनी रहे तो वी कैन कॉल इट टू बी रियल इंडिया। अब वो बात करते हैं सेकेंड ग्रेट ऑल्टरेशन की। इंडिया में तो चेंज थोड़ा बहुत आया पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर, लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अग्रेसिव हो गए। एक्सटर्नली इंडिया लगभग वैसा का वैसा ही है एक्सेप्ट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। सेकेंड ग्रेट ऑल्टरेशन क्या है देखते हैं। It is when you leave the country or the streets of the town and go into the private houses that you begin to notice a second great alteration, second only to politics, namely the lifting of पर्दा। तो पर्दा सिस्टम जो इंडिया में शायद उन्हें लगा कि 25 साल पहले बहुत ज़्यादा था, वो थोड़ा कम हो गया। The increasing emancipation of women, it struck me particularly in cities which are largely Muslim, such as Lahore and Hyderabad, where women once kept rigidly behind the veil. तो उन्हें एटलीस्ट 1940s में आकर तो ऐसा ही फील हुआ कि पर्दा सिस्टम जो बहुत ज़्यादा हुआ करता था 1920s में वो थोड़ा कम हो गया और फीमेल्स को थोड़ी सी आज़ादी मिली है। मैंने इनके विजिट के बारे में आपको पहले भी बताया था, उन्हीं विजिट से कंपेयर कर रहे हैं वो अपने इस थर्ड विजिट को। I've been in my life 3 times to Hyderabad. Some of my happiest Indian days were spent there, so I have been able to trace this change. First visit 1912 when then I saw scarcely any Indian women. मैंने देखा ही नहीं था तब Indian women को. Second visit 1921 when I was admitted into some family circles and saw a good deal of what may be called semi-parda, half parda, sar ढककर आना. That is what we can see. Ladies coming out into company but not coming avidly and retiring at any moment behind the veil if they felt disposed to do so. तो फीमेल्स आती थी, एंजॉय करती थी गैदरिंग्स को, लेकिन एकदम से डिसअपियर होना भी जानती थी जब भी उन्हें थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट फील हो। टुडे Parda has broken down at Hyderabad except amongst the most conservative, and at the receptions to which I went, the women sometimes outnumbered the men. तो मुझे लगा कि अब तो हैदराबाद में एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं है एक्सेप्ट फॉर सम कंजर्वेटिव, ओवर कंजर्वेटिव फैमिलीज। साड़ीज की बड़ी तारीफ कर रहे हैं एम फॉस्टर। सिंस दे केप्ट टू देयर लवली इंडियन साड़ीज द इफेक्ट वाज एक्सक्विजिट. It was a delight to look round at so much gracefulness and graciousness. इंडियन साड़ीज़ को तो हमेशा से ही बहुत ग्रेसफुल माना जाता है, पूरे वर्ल्ड में बहुत कलरफुल होती हैं एंड सो मेनी एंड सच वेल चोजन कलर्स. आई डू नॉट नो हाउ far into society this lifting of the veil has extended, but I imagine that sooner or later the change will extend to the villages and transform the Indian social fabric from top to bottom. तो वो कहते हैं कि सिटीज़ में तो मैंने थोड़ा चेंज देख लिया है, आई होप कि ये चेंज विलेजेस तक भी पहुंचेगा और वर्ल्ड डज नॉट गो बैक दो वेदर इट प्रोग्रेसेस गॉड अलोन नोज. एंड इन इंडिया एज इन द वेस्ट women will shortly have the same opportunities as men for good and for evil. चाहे अच्छा है या बुरा है वो कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में भी फीमेल्स को धीरे धीरे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी। एक चेंज, पर्दा सिस्टम के हटने का चेंज तो उन्होंने नोटिस कर ही लिया। इसके बाद अपने रिसेप्शंस की बात करते हैं। द रिसेप्शंस आई हैव बीन मेंशनिंग यूजुअली टुक द फॉर्म ऑफ बुफे डिनर्स. दे आर एन इनोवेशन सिंस माई टाइम. बुफे डिनर्स भी बड़ा एक इनोवेशन रहा होगा ई एम फॉस्टर के लिए. Long tables are loaded with Indian foods, and sometimes one table is labeled vegetarian and the other non-vegetarian. You help yourself or are helped. It takes away pleasant memories of these buffet dinners, memories of Indians moving elegantly through well-filled rooms and well-filled plates in their hands and miraculously conveying food to their mouths in the folds of a chapati. तो इंडियन बुफेज को मेंशन करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से इंडिया में पार्टीज हैव बीन कन्वर्टेड इनटू बुफे डिनर. पहले लोग एक रूम फिल हुआ करता था, उसमें ज़बरदस्ती अपने गेस्ट्स को अपने हाथों से खिलाया करते थे. वो चार्म चला गया इंडिया का बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ द बुफे डिनर्स.
And he says कि there is rationing, but its workings are mysterious and did not grasp them or suffer from them. For the well-to-do life is much easier in India than in England. राइट इंडिया की लाइफ आज भी बहुत कंट्री से बहुत बेटर मानी जाती है क्योंकि वी डू इजीली गेट द laborers to work at our homes and we do easily get the workers, carpenters, maids. That is not very much easily available in other countries even if you are a well-to-do person. The shops are full of tinned delicacies for those who can afford them, butter, cheese, even plum puddings. For the poor, life is much harder than द लाइफ ऑफ इंग्लैंड. तो वो कहते हैं कि अमीर लोगों के लिए इंडिया की लाइफ बहुत ही अच्छी है इन कंपैरिजन टू द रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड, बट पुअर पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट एज गुड एज द पुअर पीपल ऑफ इंग्लैंड. अब वो बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में. द इंडियंस आई मेट मोस्टली टॉक्ड इंग्लिश. Some of them spoke very well and one or two of them write in our language with great distinction. अच्छी इंग्लिश है सभी इंडियंस की, बट इंग्लिश दो मोर वाइडली स्पोकन देन ऑन माई लास्ट विजिट इज वर्स स्पोकन, मोर मिस्टेक्स आर मेड इन इट. तो वो कहते हैं कि जितनी अच्छी इंग्लिश पिछली बार बोली जा रही थी 25 साल पहले उतनी अच्छी नहीं रही है. प्रोनाउंसिएशन इज डिटीरियोरेटिंग. परपेंडिक्यूल फॉर परपेंडिकुलर, पिप फॉर पॉप, इस तरीके की प्रोनाउंसिएशन यूज की जा रही है. हियर आर टू टाइनी स्लिप्स विच आई नोटेड इन अ कपल ऑफ मिनट्स. तो ये दो मिस प्रोनाउंसिएशन हैं जो मैंने एकदम से नोट कर ली. बोथ ऑफ देम मेड बाय वेल एजुकेटेड मेन. आपको देखिए छोटा सा ये क्वेश्चन आ जाए अगर एग्जाम में कि मिस प्रोनाउंसिएशन के क्या रीजंस रहे अकॉर्डिंग टू E.M. फॉस्टर, तो आपको ये पूरा इंसिडेंट मेंशन करना होगा कि क्या उन्होंने नोटिस किया और क्या रीजन दिया. देखिए रीजन देखिए. The explanation I think is that Indians at the school and universities are now learning their English from other Indians instead of from English teachers as in the past. तो कोई इंग्लिश स्पीकिंग नेटिव पर्सन ही आपको इंग्लिश सिखाएगा तो हमेशा बिल्कुल परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन रहेगी. बट स्लोली एंड स्टेडली व्हेन इट विल पास ओवर थ्रू जनरेशंस एंड जनरेशंस तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ जाएगा प्रोनाउंसिएशंस पर. दैट इज द रीजन ही इज सेइंग. Furthermore, they have little occasion to meet our people socially and so brush it up. Intercourse is official and at a minimum, and even where there are mixed clubs, the two communities in them keep apart. तो 25 साल पहले एक ऐसा वक्त था जब ब्रिटिशर्स बहुत ही ज़्यादा थे इंडिया में. अब तो धीरे धीरे इट वॉज द टाइम पीरियड कि इंडिया को आज़ाद होना था. ब्रिटिशर्स धीरे धीरे इंडिया से हट रहे थे, इंडिया से उनके कैंप्स, उनकी कॉलोनीज हट रही थी. तो इंडियंस और ब्रिटिशर्स का इतना मिलना जुलना अब नहीं होता जितना 25 साल पहले हुआ करता होगा. कंप्लीटली ब्रिटिश कल्चर था यहाँ पर, कम्युनिटीज़ आपस में बहुत मिंगल थी. अब वो कहते हैं कि इतना बोलते भी तो नहीं इंडियंस इंग्लिश को. वो सिनेरियो जो अब है आजकल है, अब तो बिल्कुल भी सोशल एनवायरनमेंट नहीं हो पाता इंग्लिश बोलने का. तो धीरे धीरे इंग्लिश की क्वालिटी डाउन हुई है. सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट देयर इंग्लिश इज़ पुअर. They have learned it from Indians and practice it on Indians. Maybe ये पैसेज, छोटा सा ये पैसेज आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए कि किस बारे में बात हुई है, क्यों कहा ऐसा E.M. फॉस्टर ने. तो उसका आंसर आपको करना होगा. उसी की वजह से आपको मैं फुल टेक्स्ट पढ़ा रही हूँ. तो he says कि why talk English at all? This question was hotly debated at the PEN conference of All India Writers. Writers from Central or Upper India were in favor of Urdu or Hindi as a common language for the whole peninsula. पूरे इंडिया के लिए कुछ अपर क्लास राइटर्स फेवर में थे कि उर्दू या हिंदी को प्रोपिगेट किया जाए. Writers from Bengal favored Bengali and it has great claims from the liberty point of view. Writers from South, on the other hand, preferred English. तो हर तरीके के राइटर्स थे, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे. इंडिया वॉज कंप्लीटली डिवाइडेड ऑन द फ्रंट ऑफ लैंग्वेज एटलीस्ट. तो अब इंग्लिश बोली जाए या नेटिव लैंग्वेज बोली जाए, ये डिबेट तो हमेशा कंटिन्यू रहेगा, सालों से चलता आया और सालों तक चलता रहेगा. देयर इज नो एंड टू इट. और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है पॉलिटिक्स की. I mention it to indicate the trends of events, the change in emphasis. Meanwhile, in this
uneasy interregnum. In this uneasy mix, English does get talked and gets interlarded यानी कि embellished, decorated in the oddest way with the Indian vernacular. तो ये डिबेट तो हमेशा ही चलता रहेगा और इंग्लिश की डेकोरेशन भी होती रहेगी along with the Indian tongue. तो इसी ऐसे को और ईएम फॉस्टर जी के व्यू पॉइंट्स को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में. काफ़ी बड़ा ऐसे है, एक क्लास में कवर करना थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए, हर पॉइंट को नोट करिए. यू नेवर नो कहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में. वीडियोस पर अपने कमेंट्स देना मत भूलिए. कमेंट्स आप लोग जब प्रोवाइड करते हैं ना तो एक एंकरेजमेंट आता है, एक किक मिलता है और वीडियोस और सोर्स मटेरियल्स आपके लिए क्रिएट करने का. अदरवाइज इट फील्स वेरी मोनोटोनस. तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए.